आज 24 अक्टूबर 2024 को रशिया के कजान सिटी में जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें 6 फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, जिनकी सदारत चाइना और रशिया कर रहे थे, तो उसमें हिंदुस्तान, इंडिया, भारत को भी शामिल किया गया। साउथ अफ्रीका, ये 4 मेन कंट्री थे और 2 और शामिल कर लिए। उसके बाद क्योंकि इसकी लीडरशिप चाइना के पास है, उसकी जीडीपी, इकोनॉमिक, साइंटिफिक सब मामलों में इंडिया से 5-6 गुना ज़्यादा है, आर्मी भी ज़्यादा है। तो इंडिया तो उसका दुमछल्ला बन गया है कि किसी तरह से चीन से कैसे पार पाएगा, नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, इसमें जो ये 22 से 24 अक्टूबर को मीटिंग हुई, इसमें सबसे बड़ी क्या बात हुई कि इसमें 13 पार्टनर कंट्री को शामिल और किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरबिया वगैरह तो पहले से शामिल है उसमें, दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। अफगानिस्तान को भी शामिल करने की बात चल रही है, बांग्लादेश को भी शामिल करने की बात चल रही है, ये भी दोनों मुस्लिम कंट्री हैं। मगर इसमें जो 22 और 24 अक्टूबर तक ये मीटिंग चली, इसमें मुस्लिम कंट्री और जोड़े गए। इंडोनेशिया 10 करोड़ की मुस्लिम आबादी है। ईरान 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मलेशिया, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसके अलावा बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, उगांडा उगांडा भी अफ्रीकन कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीका में। क्यूबा जो है कैरिबियन में है, साउथ लैटिन अमेरिका। बोल्विया तो ईस्टर्न यूरोप में है, रशिया का तुमछुल्ला, तो इनको भी शामिल किया गया। और तुर्की भी बड़ा कंट्री है। तो 7 कंट्रीज ये मुस्लिम, ये ब्रिक्स के मेंबर बना लिए गए। और चाइना पूरी कोशिश में लगा हुआ है, striving very hard to include many more countries in BRICS, जिससे कि ये ब्रिक्स का जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन जाए। यूरोप में तो यूरोपीय यूनियन जो है उसमें तो तकरीबन 29-30 कंट्री है, इसमें भी वही उतने बनने जा रहा है, मगर इसकी आबादी बहुत होगी। पूरे यूरोप की आबादी जो है 44-45 करोड़ है। चाइना की आबादी तो 140 करोड़ है। इंडिया की एक आबादी भी 140-142 करोड़ है। इंडोनेशिया की 10 करोड़ है। ईरान की 9 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ उसकी भी। तो तुर्की की भी आबादी ऐसी है, 20-22 करोड़ की। तो जो 7 मुस्लिम कंट्री शामिल कर लिए इसमें ब्रिक्स में, अब मोदी को तो बुखार चढ़ने वाली बात है, क्योंकि आरएसएस का प्रचारक है, तो इसके सामने जीवन मरण का सवाल है। हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, इसको तो यही है। अब इसकी तो छाती में सांप लौटने लगा कि 7 मुस्लिम कंट्री बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले शामिल है, यूएई वगैरह, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, ये भी 7 मुस्लिम कंट्री हैं। तो ये 13-14 मुस्लिम कंट्री होगा। हिंदू कंट्री जो है वो तो एक देश है, इंडिया रह गया। इंडिया में कोई हिंदू इनकी बात मान के राजी नहीं, आरएसएस की, बीजेपी की, क्योंकि ये नकली हिंदू है, पोल्यूटेड है, इनका खून गंदा है।
तो दंगे फसाद की बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। अगर जो हिंदुओं ने इन पर विश्वास किया होता तो पिछले 75 साल में आरएसएस का जनसंघ का बीजेपी का राज होती ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। अब क्या होगा जब ये 10-12 कंट्री ऑलरेडी इसके ब्रिक ग्रुपिंग के मेंबर बन चुके हैं, तो मोदी को तो 10 लग जाएंगे, आरएसएस वालों को आग लग जाएगी। मैं तुझे इसलिए बनाया था प्रधानमंत्री, तूने कैसे चीन को शामिल करने दिया। मैं सवाल ये चीन का क्या करे। वो जिपिंग जो है चीन का प्रेसिडेंट, इससे लंबाई में दौड़ा है, वजन में भी इससे मोटा है, तगड़ा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, ग्रेजुएट, ये बेपढ़ा लिखा गधा है। ये तो मोदी थिंक्स लाइक डंकी एक्ट्स लाइक मंकी। इसका क्या इलाज है। अरे पढ़ा लिखा आदमी अब सोचता समझता, और जो इंजीनियर होते हैं वो तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होते हैं, बिल्डर होते हैं, सिविलाइजेशन बिल्डर, नेशन बिल्डर तो होते ही होते हैं। जो कि जब भगवान मेरे पास रोता हुआ आया था डिपाक्षिक टेम्पल में, जो मैंने अपनी किताब में लिखा था, एक चैप्टर 4 है, वीपी गॉड एट डिपाक्षिक टेम्पल। उसने कहा था भाई आप इंजीनियर हो, मैं दुनिया का निर्माता हूँ, आप सिविलाइजेशन के निर्माता हो, तो हम दोनों बिल्डर हैं, तो हम दोनों भाई हैं। मैंने मान ली बात। इस बात को लेके क्या डिस्प्यूट करूँ किसी से। कोई मुझे जो है अपना भाई मानता, जैसा भगवान बिल्डर है तो उसने हमने मुझे भाई मान लिया। मैं अच्छी बात है, अभी बैठो बताओ क्या तुम्हारी सेवा करूँ, क्या तुमको तकलीफ है। मैं तो कंसल्टेंट हूँ ना, सलाह देना मेरा काम है। कोई उस पर अमल करे या ना करे, करे तो अच्छी बात है, ना करे तो बाढ़ में जाए। अब ये क्या हुआ कि ये तो सब हुआ जो कुछ हुआ ब्रिक्स में। एक और बात हुई कि कॉमन करेंसी की भी हम जो है अपनी जो लोकल नेशन करेंसीज है इसमें ट्रेड करें, एक्सचेंज करें, जैसे पहले बार्टर ट्रेड होता था। तो जिससे कि उससे क्या होगा, एक तो जो यूएस का डॉलर है तो पिछले 80 साल में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 41-44 में हुई थी, आज 2024 चल रहा है, तो उसकी जो डॉलर की परचेजिंग पावर थी 1944 में, आज वो जो है 2024 में उसकी परचेजिंग पावर 1/5 हो गई है, 20% रह गई है। तो डॉलर की तो अपनी साख अपना भी गिर रही है। और जो ये नेशनल करेंसी, ये जो है ये बड़े पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंपनीज हैं ये सब ब्रिक के मेंबर बन गए। चीन ने शिया सुन्नियों का भी झगड़ा निपटा दिया, ईरान ने सऊदी अरब की दोस्ती करा के, जो कि यूएस नहीं करा पाया था, कोई नहीं करा पाया था। 12 साल से उसे करबला के बाद से जो शिया सुन्नियों का झगड़ा चल रहा है। तो चाइना की जो पॉलिसी है कि मैं वर्ल्ड को डोमिनेट करूं, इन्फ्लुएंस करूं, जिससे कि मुझे वहां के ट्रेड मिल सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वॉर में सब कैप्टिव मार्केट के लिए हुए थे, यूरोपियन वॉर थी दोनों। चाइना सिल्क रूट के रास्ते चल रहा, पीसफुल डेवलपमेंट, वो हैबिटेशन। तो मियाँ भी साथ साथ रहते हैं ना, कभी कभार खटपट हो जाती है थोड़ी बहुत, उसकी तो कोई बात नहीं होती है। तो चाइना के वही उसूल है। और कि 62 में चाइना जो है इंडिया को सबक सिखा चुका है, तो मोदी की हिम्मत नहीं होती। वो तो जाता है, लंबाई में उससे ज़्यादा है, नीचे बैठ के उसका बजा बट्टू चूमने लगता है, चूसने लगता है आइसक्रीम की तरह से, कुल्फी, जिपिंग मुस्कुराता रहता है। तो मोदी की तो ऐसी दुर्गति हो गई है, जहां जाता हूं तो दिखाई नहीं देता। एक तो दाढ़ी बढ़ा ली मुल्ला कट, दूसरा सफेद बाल, अबे डाई करवा ले। हिंदुस्तान में सारी औरतें जो है अपने बाल डाई करती है, काले करते रखती हैं।
अब मैं भी सोच रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ, थोड़े बहुत जो है बचे हैं, मैं भी डाई करा लूँ काला काला, जिससे वीडियो में पॉडकास्ट में मैं अच्छा दिखाई दूँ, जवान दिखाई दूँ। ये दिलो दिमाग से मेरा जवान है ये आज भी। तो जो ये वृत्ति हुई 16वीं समिट, 16th मीटिंग, इसके दो हुए कि एक तो मुस्लिम मेजोरिटी जो है इसमें हो गई, हिंदू राष्ट्र अकेला पड़ गया। ये हिंदू राष्ट्र बनाने में लग रहे, बना कुछ पा नहीं रहे, दंगा फसाद कराने के अलावा। एक ने नेशनल करेंसी में ट्रेड होगा तो यूएस के डॉलर की वैल्यू घट जाएगी, जो आज रिजर्व करेंसी है वो खत्म हो जाएगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो भी इलेक्शन लड़ रहा है प्रेसिडेंट का, अभी मेघा में 4 या 5 नवंबर को वोटिंग होगी, और वहाँ का अलग सिस्टम है वोटिंग का, हर स्टेट का अलग है, क्या सेक्शन है। तो बाकी लास्ट वोटिंग तो 4 या 5 नवंबर को निपट जाएगी। उसके बाद काउंटिंग वगैरह चालू हुई, उसके बाद फिर पता नहीं शायद मुकदमेबाजी भी हो, कौन जीता कौन हारा, दास्तान अलग ही है। क्या पता चलता है, 5-6 नवंबर को पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तो दो यानी कि अहम चीजें हुई इस 16वीं समिट में। एक तो ब्रिक्स में मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुपिंग बन गया। वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आज का 8 बिलियन की पॉपुलेशन, 800 करोड़ की, तो सबसे बड़ी जो है ग्रुपिंग है क्रिश्चियंस की, दूसरी है मुसलमानों की। बुद्धिस्ट भी बहुत है, चाइना बुद्धिस्ट है, जापान बुद्धिस्ट है, पावरफुल है। अब ये कहते हैं हिंदुओं को खतरा हो रहा है, अरे भाई 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, 140 करोड़, तो 140 में 20 निकाल लो तो 120 करोड़ मुसलमान को 20 करोड़ मुसलमान कैसे खा जाएंगे? नहीं खा सकते। ये डर इनको इस बात का है, नागपुर में जो बैठे हैं इनके सरताज कलगी लगाए अपने माथे पे कि ये हिंदुओं में वोट नहीं देंगे, इसलिए डरा के रखो, तुमको मुसलमान खा जाएंगे। मैं हिंदू सनातनी है, सनातन धर्मी, ये किसी से नहीं डरते, ये तो भगवान की टांग तोड़ दे। इनको तो सारे देवी देवता लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कोई किसी की बीवी उठा के भाग गया, कोई किसी भाग गया। जो मुझे दुर्गा आई थी करवा चौथ में मुझसे मिलने, एक दिन पहले 2017 में भी आई थी, अब 2024 में आई थी करवा चौथ के दिन में नहीं, रात को आई थी। तो करवा चौथ का जो व्रत होता है औरतें सनराइज से मून के राइज तक रखती हैं, उसके बाद आई थी मेरा आशीर्वाद लेने। दुर्गा ने आके मेरे पाँव छुए, मैं आशीर्वाद दिया। उसने सर का मुझे देवलोक का हालचाल बताया था करवा चौथ के दिन, पहले भी बताया था। वो कह गई थी हम इंद्रलोक में जो वहाँ का राजा है इंद्र, उसको हटा के मुझे हटा बताने, क्योंकि मैं एक अच्छा सज्जन आदमी हूँ। वो तो बदमाश है, अप्सराओं के साथ लगा रहता है सोमरस पी के। आप तो दूध पीते हो, चाय पीते हो, आप तो पीते नहीं सोमरस। अभी मुझे पैसे नहीं है इतने, पेंशन मिलती है, कंसल्टेंसी मेरे पास जो औरतें आती हैं सलाह लेने के लिए डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड के मामले में, उनसे मैं कोई फीस लेता नहीं। तो मैं कहा ठीक है, जब आऊँगा बता देना मुझे जो बनाना है, जहाँ रखना हो रख लेना देवलोक में। भाई मुझे तो ये हो रहा है देवलोक में कैसे जाऊं मैं, यह हिंदुस्तान चीन का झगड़ा नहीं निपट रहा। ये आरएसएस वाले मुझे डराने में लग रहे हैं कि तुमको मुसलमान खा जाएंगे। कब मेरे कोई दोस्त है मुसलमान, उन्होंने तो मुझे किसी ने नहीं खाया आज तक। तो अब ये 7 मुस्लिम कंट्री और आ गए हैं ग्रुपिंग में ब्रिक की। अब मोदी क्या करेगा, आरएसएस वाले क्या करेंगे? बाहर भी नहीं निकल सकते छोड़ के,
वो वहाँ रहना इनका मुहाल है, मुश्किल है। तो प्री डोमिनेंट मेजोरिटी जो मुस्लिम कंट्री की हुई ब्रिक्स में, 6 के बाद 13 और जुड़ गए उसमें। तो डेमोक्रेटिक मेजोरिटी के वोट से होता है ना फैसला, माइनॉरिटी वालों को तो माननी पड़ती है उनकी बात। जैसे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान जो हिंदुओं ने फैसला कर दिया उसको मान लिया सर माथे पे, कौन झगड़ा कर रही। तो ये सब हो रहा है। डॉलर की कीमत पहली 20% रह गई जो 1944 में थी, 44-45 में, 2024 में आते आते वो 20% रह गई उसकी परचेसिंग पावर। और इन्होंने ये पलीता लगा दिया है कि भाई नेशनल करेंसीज में ट्रेड करें, जो ब्रिक्स से मेंबर है। चालू कर रही हो जाएंगे और थोड़ा टाइम तो लगता है चीज में। बच्चा पैदा होता है उसको जो बचपन बिताने में, जवानी में आने में टाइम लगता है ना, बुढ़ापा पहुँचते पहुँचते तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। बस जवानी में स्वाद मिल जाना चाहिए, तो वो होगा। अब एक तो ये ब्रिक्स की समिट की बात हो गई, तो जो होना था हो गया। बात चीन की चलेगी और रशिया की चलेगी। ये तो धूम चल रहा है, मोदी तो चला गया वहां कि चलो देख आऊं। ये लंगोट का कच्चा आदमी है। मैं सोचा कि वहां यूरोपियन औरतें मिलेंगी देखने दाखने के लिए, कुछ दिल बहल जाएगा। या हिंदुस्तान में ज्यादातर औरतें काली हैं, इनसे उसका दिल भर गया। तो एक तो बात ये हुई। फिर क्या हुआ उसकी साइड लाइन्स में, वो बोलते साइड लाइन्स में, वो लाइन कौन सी होती है, कुछ नहीं होती है। मोदी की और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग की मीटिंग हुई। अब ये इंडियन मीडिया जो उछल रहा है कि नहीं एग्रीमेंट हो गया। चाइना से जो प्रेस रिलीज आ रही है वो कोई नहीं कह रहा कि कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। जैसी थी हालत मजबूर वैसी है। तो इंडियन मीडिया को ये फुलजल्दी छोड़ते रहते हैं, ये टुकड़ा खोर कुत्ते मीडिया वाले छापते रहते हैं अखबारों में, टीवी में दिखाते रहते हैं। वहां जाके लद्दाख में कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं जाता वहां। फिर जाके और फिर ये पूछो किस बात का झगड़ा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जमीन की वहां की, और कौन कस्टमर है वहां जमीन खरीदने वाले, उसका लैंड यूज क्या है, नोटिफाइड लैंड यूज क्या है, वो इंडस्ट्रियल लैंड है, रेजिडेंशियल यूज के लिए लैंड है, या कमर्शियल यूज के लिए वो लैंड है, उसका सर्कल रेट क्या है नोटिफाइड, और मास्टर प्लान क्या है उसके डेवलपमेंट का। मोदी ने आते ना तो मास्टर प्लान नोटिफाई किया, वो बना ही नहीं मास्टर प्लान, नोटिफिकेशन तो बाद में इश्यू हुआ। वो रीजनल है, वो मास्टर प्लान है, सिटी का मास्टर प्लान है, गांव का मास्टर प्लान है क्या। तो ना तो मास्टर प्लान नोटिफाई किया, ना जमीन के सर्कल रेट नोटिफाई किए, ना ये बताया भाई जमीन को खरीदने वाले कौन ग्राहक है, कहां से लाएगा ग्राहक, ना ये नोटिफिकेशन इशू किया ये जो है कमर्शियल यूज के लिए लैंड है या इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, ना रेजिडेंशियल यूज के लिए है। वो नोटिफिकेशन नहीं, तो किस बात का झगड़ा। और जमीन को लगे खाओगे, कोई मुझे 1 फुट जमीन खा के तो दिखा दे। मैं तो आज तक किसी को जमीन खाते ही देखा नहीं, किसी को मैंने पैसा भी खाते ही देखा, मुझे कुछ चमड़ी खा के तो दिखा दे। कहते खा गया, कौन खा गया, क्या खा गया, सब बेवकूफ़ी की बातें हो रही है। तो अब ये उसके बजर भट्टू चूप के आ गया मोदी चिपिंग का, चूप भी लिया हो तो कुछ पता नहीं। यहाँ इतनी दूर दिल्ली से कहाँ दिखाई देता है खजान, रशिया का सिटी है, पानी 5-6 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अब मेरी बुढ़ी आंखें हो गई 80 साल की, तो उन्हें दिखाई कम देता है। चश्मा लगा लूँ तब भी इतनी दूर का नहीं दिखाई देगा। तो कोई समझौता नहीं हो, समझौता क्या होता है एग्रीमेंट, तुम जो चाहो अपने अखबार में छाप लो। इस बेसमझ को क्या करे, इसको क्यों जाता है ये, इसको क्यों भेजती है गवर्नमेंट। फॉरेन सेक्रेटरी है, हालांकि वो भी रिटायर्ड आदमी है, कंडम आदमी है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, सबसे झगड़ा मोल ले रखा उसने भी। चलो खैर कोई बात नहीं, झगड़े तो चलते रहते हैं, घरों में भी झगड़े होते हैं, भाई भाई के झगड़े होते हैं, मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं,
वो झगड़े का और भी कुछ आनंद है, मजा है। मैंने इससे पहली वीडियो में डाला था आर्ट ऑफ लिविंग, लेट गो। तो जीवन जीने का मजा ये है कि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। मेरी बड़ी बेटी कहती थी जब मेरी वाइफ की डेथ हुई थी 2002 में, रीता की, कि पापा लुक फॉरवर्ड। ठीक कहती थी, लुक फॉरवर्ड। मुझे उस टाइम उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी, मैं बुढ़ा हो गया था। मुझे आगे देखने के लिए था क्या मेरे सामने जिंदगी में। तो मैं मुग्धा को, अपनी बेटी को क्या जवाब दूं कि मेरे सामने तो लुक फॉरवर्ड के लिए कुछ है ही नहीं। तुम सब बड़े हो गए हो, जिंदगी में अपने अपने रास्ते जाओगे। तो मुझे बाद में कहती पापा लुक फॉरवर्ड, जो बीत गया बीत गया, कहानी खत्म हो गई। तो ये बात अपने छोटे भाई में महेश को भी कहता रहता हूं कि जो बीत गया सो बीत गया, लेट गो, जाने विधि यारो। तो मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा कि मोटी जिपिंग में मीटिंग में कुछ हुआ, सो इनका मीडिया, जो गोदी मीडिया, उसको उछलने का मौका दे दिया। वो कहते पेट्रोलिंग पॉइंट आ रही, क्या पेट्रोलिंग पॉइंट? जमीन को बेच बांट के खत्म करो, नहीं बेचोगे तो कोई ना कोई तो कब्जा करेगा ही। किसी को इंडस्ट्री लगानी है, किसी को दुकान खोलनी है, कोई गाय भैंस पालनी है, दूध का व्यापार करके डेयरी लगानी है, वहां पे प्लांट लगा लो। प्लांट लगाने को तो बहुत जगह पड़ी हुई है। तो बात कुछ जमती नहीं। जो कल्याण की ये मीटिंग तो हो गई, समिट तो हो गई 16वीं, मजा नहीं आया, जायका नहीं आया। क्योंकि ना तो मोदी ने जमीन बेचनी चालू की, कम से कम मास्टर प्लान तो पहले नोटिफाई करो, तभी कोई जमीन खरीदेगा। एग्रीकल्चर लैंड को तो आप परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो किसान है वही परचेज कर सकता है जिसका खानदानी पेशा किसानी हो। तो बाकी इंडस्ट्रियल लैंड कोई भी परचेज कर सकता है, रेजिडेंशियल। तो सबसे पहले तो मास्टर प्लान नोटिफिकेशन शुरू करो, उसके बाद देखो। मेरे पास तो बहुत कस्टमर आते रहते हैं। रियल एस्टेट का मैं कंसल्टेंट हूँ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, होल लाइफ के लिए। आर्बिट्रेटर भी हूँ मैं, होल लाइफ के लिए, बहुत में भी निपटा दूंगा सब। तो पहले मास्टर प्लान तो नोटिफिकेशन शुरू करो कि भाई ये है, इसमें इसका ये इंडस्ट्रियल जोन है, ये रेजिडेंशियल जोन है, ये कमर्शियल जोन है। वो कुछ नहीं हो रहा, काम ही कुछ ही नहीं कर रहा मोदी। अब क्या करो इन बेवकूफों का। हालत बद से बदतर की तरफ जा रहा, बदहाली का हाल है। वो जिपिंग तो मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर नहीं है वो भी, इसलिए उसको भी पता नहीं होगा कि लैंड यूज वगैरह क्या होते हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट क्या 1956 का इंडिया का, उसको पता नहीं होगा। मोदी को तो पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो इसमें बहुत बैठे हैं सरकार में, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट में मिल जाएंगे उसका। नहीं तो किसी चीफ मिनिस्टर वहाँ से सेक्रेटरी से सलाह ले रहे। ये IAS जो होते हैं, इनको तो रेवेन्यू की अच्छी नॉलेज होती है ना। तो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर भी होते हैं ना, पर डिप्टी कलेक्टर होते हैं, वे कलेक्टर होते हैं, उनको तहसील में जो है तहसीलदार से कोई ट्रेनिंग वहाँ से चालू होती है। तहसीलदार भी सेक्टर क्लास मजिस्ट्रेट होता है। तो ये तो रेवेन्यू कलेक्टर है ना गवर्नमेंट के, इनको नॉलेज, इससे कुछ सीख ले भाई। मुझसे नहीं सीखना चाहता तो वैसे मैंने दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर फिक्स किया था, सर्वे ऑफ इंडिया वालों की हेल्प लेके। डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। जो माइनिंग होती थी भरतपुर को, वो कहता था दिल्ली में हो रही है, और दिल्ली वाले कहते हैं हरियाणा में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बॉर्डर डिमार्केट करो। तो ये दिल्ली जो था 1928 में पंजाब से अलग हो गया था, 66 में हरियाणा बन गया, अक्टूबर में 1966 में। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर फिक्स नहीं हुआ।
ना पहले पंजाब का हुआ ना दिल्ली का हुआ। तो खैर मैंने जो था, मैं जय को भेजता था, ये पटवारी कानून आते थे, सर्व इंडिया वाले आते थे, हरियाणा के आते थे, वो फरीदाबाद के आते थे, हरियाणा के, दिल्ली का मैं जाता था, दिल्ली सरकार की तरफ से करा दिया। मैं तो हफ्ते में 1-2 ही दफ़ा जाता था, बाकी तो सब स्टाफ की याद में करते कराते थे। कोई मामला डिस्प्यूट का होता था उस मामले में जाता था, बाकी वो बताते थे ये मामला हो गया, मैं अच्छा देखता हूँ, सोचता हूँ, निपटा देता था। मैं जुडिशल तो मेरा माइंड है ही, आर्बिट्रेटर होने की वजह से, तो इंसाफ पसंद आदमी हूँ। तो मैं सारे अभी इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है बॉर्डर का मेरे सामने पेश करना है ना लक्ष्य, मैं 1 हफ्ते में दोनों की बात सुन के फैसला कर दूंगा। कोई लाता ही नहीं। जब मैं तुम गरीब आदमी हो, सरकार, चीन की सरकार, भारत सरकार फीस नहीं दे सकती, मैं मुफ्त भी कर दूंगा फैसला। ऐसी बात नहीं मैं फीस लेके ही करता हूँ, भाई तो पेंशन मिली है, मजे है मेरे। 2 टाइम 2 रोटी सुबह मिल जाती है, 2 रोटी शाम को मिल जाती है, तो मुझसे कोई जोखिम नहीं है। तो ना तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रिक्स में जो है 16वीं समिट में मोदी को रिलीफ मिला, हिंदू मुसलमान की तो वहां बात ही नहीं हुई। इसमें ये कहा ही नहीं थी 7 मुस्लिम कंट्री को कैसे मेंबर बना रहा हूं, मैं तो अकेला ही हूं यहाँ हिंदू। ऑब्जेक्शन ही नहीं रेज किया, तो गद्दारी की ना इसने भारत के साथ, भारत के हिंदुओं के साथ देशद्रोह किया। क्यों नहीं अपोज किया कि सारे 7 मुस्लिम कंट्रीज को कैसे तुम पार्टनर कंट्री बना रहे हो? वो के लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। इनको तो वोट के लिए हिंदू खतरे में है। वोट तो जिसको जो देना होगा वो देगा, नहीं देना नहीं देगा। खैर ठीक है, चलो देखते हैं क्या ड्रामा होता है आगे। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।